नमस्कार दोस्तों। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज। सबसे ज़बरदस्त आकृति, सबसे पहली आकृति जब आप शुरुआत में पढ़ते हैं तो बहुत कुछ है त्रिभुज के बारे में बात करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे, समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पहले से पता भी है। चलिए दोनों ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं त्रिभुज पे। ट्रायंगल, 3 असमांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। आकृति त्रिभुज कहलाती है। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया है, उसका आप ध्यान रखिए। एक है असमांतर। असमांतर इसलिए कहा है कि अगर रेखाएं समानांतर होगी तो त्रिभुज नहीं बनाएंगी। रेखाएं असमांतर होनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी होनी चाहिए। जैसे एक रेखा अगर ये है तो दूसरी रेखा कुछ और हो, इसके समानांतर ना हो, क्योंकि समानांतर होगी तो आपस में काटेंगे नहीं। समांतर रेखाएं नहीं काटती से जरूरी है कि दूसरी रेखा जो वो कहीं और से जाती हो, इसके समानांतर ना हो। बस समानांतर नहीं होगी तो काटेगी अपने आप, क्योंकि हमारा जो पांचवा पोस्टुलेट है वो ये तो कहता है ना कि भाई समानांतर होगी तो नहीं काटेगी, समानांतर नहीं है तो काटेगी। चल आगे जाके काटे, दूर जाके काटेगी। ऐसे ही तीसरी रेखा भी समानांतर नहीं है तो वो भी नहीं काटेगी। तो जब तीनों आकृतियां, तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो 3 पॉइंट भी फॉर्म होंगे। ये ले लीजिए ए पॉइंट, ये ले लीजिए बी पॉइंट और ये ले लीजिए सी पॉइंट। तो इससे आपको एक शेप बनेगा, एक आकृति बनेगी जो कि अब आप देख पा रहे हैं। इसे हम ट्रायंगल कहते हैं। नाम भी त्रिभुज, 3 भुजाओं से बनने वाला। लेकिन 3 भुजाएं भी कैसी हो इस पे ध्यान देना जरूरी है। असमानांतर, क्योंकि अगर उनमें से एक भी जोड़ा समानांतर हुआ तो फिर आपका त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अब त्रिभुज के बारे में जो होता है कि 3 भुजाएं होती है। ठीक है, भुजाओं की बात करें तो ABC त्रिभुज को हम इस तरीके से त्रिभुज का चिन्ह लगा के फिर उसके नाम लिखते हैं ABC। ये प्रतीक चिन्ह होता है त्रिभुज का, ABC। ठीक है, ये सिंबल है। एक तरह से सिंबॉलिकली हम ट्रायंगल का साइन बनाते हैं और फिर जो ट्रायंगल के जो शीर्ष है उनका नाम लिखते हैं। अधिकतर जो नाम लिखे जाते हैं वो एंटीक्लोक लिखे जाते हैं। एंटीक्लोक, लेकिन हम ज़्यादा कोई फॉलो नहीं करते हैं इस रिस्ट्रिक्शन को। वैसे ही है जैसे कोरोना की गाइडलाइन हमने कितने सीरियसली फॉलो की, बस उतना ही। बस ये समझ लीजिए गाइडलाइन जैसा ही है, होता तो यही है। मैथ्स की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप एंटी क्लॉकवाइज नाम लिखते हैं ABC। ठीक है, त्रिभुज के जो शीर्ष के नाम होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाते हैं। त्रिभुज की, चतुर्भुज है या सभी के शीर्ष के जो नाम है वो आप एंटी क्लॉकवाइज ही लिखें। ऐसा कोई नहीं है कि भाई अगर आप नहीं लिखे तो कोई फांसी हो जाएगी, चल जाएगा आपका काम। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 भुजाएं हैं जिसे साइड्स कहते हैं। 3 साइड्स है। पहली है आपकी AB, एक होती है BC, AC। ये आपकी 3 साइड्स होती है। ठीक है, साइड्स की जो लेंथ है वो आप उसके अकॉर्डिंग ही लंबाई जो है, जैसे A शीर्ष के सामने जो होती है BC, उसको आप A लेंथ कहते हैं। इस लेंथ को BC को A लेंथ नाम दे दिया, BC जो है उसको बराबर दे दिया A का नाम। AC जो है, कहाँ AC किसके सामने, B के सामने, तो इस लेंथ का नाम हो गया B। आपने ये जो चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी कि भुजाओं के नाम थोड़े से अच्छे से समझदारी के साथ रखते हैं। तो जैसे AB है तो ABC शीर्ष के सामने है तो इसका नाम, इस लंबाई का C नाम रख दिया, क्योंकि AB नाम लिखे इससे बेहतर है C नाम लिख दे। तो जो A शीर्ष है उसके सामने की जो भुजा है उसकी लेंथ को A कहा गया, B शीर्ष के सामने की भुजा को B लेंथ स्मॉल लेटर में, और C शीर्ष जो है उसके सामने जो भुजा है उसकी लेंथ को C कहा गया। इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ आप देखेंगे 3 एंगल्स भी है ये वाले। ठीक है, जैसे इस एंगल की बात करूं तो ये हुआ CAB एंगल, या फिर आप चाहें तो छोटा नाम A भी दे सकते हैं, एंगल A। ऐसे वैसे अधिकतर में ऐसे ही छोटे नाम देते हैं। वैसे नाम आप ऐसे भी दे सकते हैं CAB, ABC जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में B एंगल नाम दे सकते हैं। ऐसे ACB जिसे आप C एंगल नाम दे सकते हैं। कुछ रिलेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की, कुछ असमीकाएं भी है। नंबर 1, जब भी ट्रायंगल फॉर्म होता है, इनका ध्यान रखिएगा, जब भी त्रिभुज फॉर्म होता है तो ये बात हमेशा काम करती है कि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है। 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं और ध्यान दीजिएगा और चीज़ें समझने की कोशिश करिए कि अगर आप किसी भी एक शीर्ष पे खड़े हैं, किसी भी एक पे जो आपको अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे, जो पसंद हो आपको, उस शीर्ष पे आप खड़े हो जाइए। मान लीजिए आप ए पर खड़े हैं
और आप बी पे जाना चाहते हैं, तो ए से बी जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, एक आप दो भुजाओं से होते हुए जा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर आप कहीं भी खड़े हैं और वहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, डायरेक्ट जाएंगे तो वो छोटा पड़ेगा, और घूम के जाएंगे तो बड़ा पड़ेगा ही। तो अगर मैं ए से सी गया, सी से बी गया, तो ये लेंथ जो होगी ए से सी, सी से बी, जिसे कहते हैं वाया, अगर मैं सी से वाया होते हुए बी पर जाता हूँ तो लंबा पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि ए से बी तो एकदम सीधा है, और स्ट्रेट जो होता है, हमने सरल रेखा की परिभाषा में पढ़ा है कि रेखा जो होता है वो न्यूनतम दूरी होती है। तो ए से बी जाने की न्यूनतम दूरी तो ए बी है, बाकी अगर हम सी से जाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी। तो यही बात है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर आप ए बी और ए सी का जोड़ करें, बराबर भी नहीं होता, याद रखिए बराबर के चांस भी नहीं है। ए बी और ए सी का जोड़ बी सी से अधिक होगा, ठीक है, और ए बी और बी सी का जोड़ ए सी से ज्यादा होगा। कोई भी दो का योग बची हुई जो तीसरी भुजा है उससे बड़ा होगा। ऐसे ही ए सी और बी सी का जोड़ ए बी से बड़ा होगा। तो बारी सबकी आती है एक एक करके, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से। उसके बाद में अंतर का भी एक रूल है, दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, यानी कोई भी दो भुजाओं को अगर मैं घटाऊं तो तीसरी भुजा से वो छोटा आएगा। यानी जैसे ए बी और ए सी को मान लीजिए मैंने घटाया, और घटाया, मुझे नहीं पता ए बी बड़ी है कि ए सी बड़ी है, तो अगर माइनस का चिन्ह आए तो मोड़ लगा दीजिए ताकि माइनस का चिन्ह आए, क्योंकि हो सकता है ए सी बड़ी हो तो ए बी में से ए सी घटाऊंगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। मुझे घटाने का मतलब है, मुझे मतलब नहीं माइनस आए प्लस आए, इसलिए मैं मोड़ लगा के, तो ए बी और ए सी का जो भी अंतर आएगा ताकि मैं प्लस ले सकूं, ये अंतर, इन दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के से छोटा होगा। तीसरी भुजा कौन सी बच गई, ए बी ए सी होगी तो बी सी बच गई, बी सी से छोटा होगा, ए बी माइनस ए सी छोटा होगा बी सी से, ठीक है। ऐसे ही बची हुई दो भुजाओं, मोड़ क्यों लगा समझ में आ गया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि ए बी बड़ा है कि ए सी बड़ा है, तो अगर ए बी में से ए सी घटा दिया, मतलब छोटे में से बड़ा घटा दिया तो माइनस का चिन्ह आएगा, इसलिए मोड़ लगा दिया ताकि माइनस ना आए। ऐसे ही बची हुई दो ले लीजिए, ए बी और बी सी का अंतर ए सी से छोटा होगा, और ए सी और बी सी का अंतर ए बी से छोटा होगा। कोई भी दो भुजाओं को अगर आप घटाएंगे तो उनका जो भी अंतर आएगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो ये दो असमिकाएं हैं त्रिभुज की भुजाओं से जुड़ी हुई, इसका ध्यान रखिएगा। और एक कोणों के ऊपर है जिसको सर्वव्यापी है, सब जानते हैं, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग, जो आंतरिक कोण है अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप त्रिभुज लें और इसके तीनों कोणों का योग करें तो वो आपको कितने का मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। जैसे ये त्रिभुज ले लीजिए, इस त्रिभुज के जो कोण ए, कोण बी, कोण सी, आंतरिक कोणों का याद करें, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप इसे अगर प्रूफ करना चाहें तो बहुत छोटा सा ही प्रूफ है। एक लाइन जो है पी क्यू खींच दीजिए जो कि समानांतर हो बी सी के, आपका जो आधार है उसके समानांतर एक रेखा पी क्यू खींच दीजिए ए से जाती हुई, रचना कर दीजिए, कर दी रचना। अब आपका ये एकांतर कोण हो गया, कौन सा, बी और ये वाला कोण, ये कोण एकांतर कोण है, इसलिए ये कोण भी बी कोण हो गया, क्योंकि जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। एकांतर कोण समान होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ही आपका सी एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव हो गए, ये भी बराबर हो गया, सी हो गया। और हम जानते हैं कि ये पूरा एक सिंपल एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, पूरा एक कोण हो गया। ये देखिए पूरी एक लाइन का कोण हो गया, पूरी एक रेखा का कोण 180 होता है। तो ये आपका कोण ए था, ये कोण बी, कोण सी, तो तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक आ गया आपको समझ। अब इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अंतः कोणों का योग है। अगर आपसे बाह्य कोणों का योग पूछे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अंतः कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग में बड़ा फर्क होता है। बाह्य कोणों का योग, एक्सटर्नल एंगल का योग, बाह्य कोणों का योग देखते हैं। बाह्य कोणों का योग कितना होगा, वही शीर्ष ए बी सी, ये आपका कोण ए है, ध्यान रखिएगा, ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। और जो बाह्य कोण है उसको ए डैश बी डैश सी डैश नाम दे देते हैं। बाह्य कोण कितना बचा, काफी कुछ बता, ढेर सारा बचा, ये आपका बाह्य कोण है, यहां से लेकर इतना, इसका नाम रख लिया ए डैश। ऐसे ही बी का भी एक बाह्य कोण होगा,
इतना बी था और बचा हुआ बी डैश हो गया। ऐसे ही ये यहाँ का आपका कोण जो है वो सी है और ये जो बचा हुआ कोण है ये आपका सी डैश हो गया। अब हम जानते हैं कि ए और ए डैश दोनों का जोड़, ए और ए डैश का जोड़ 360, बी बी डैश का जोड़ 360, सी सी डैश का जोड़ 360, ए प्लस ए डैश बराबर 360, बी प्लस बी डैश 360। तो ये पूरा एक चक्कर हो गया, संपूर्ण कोण हो गया, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिए तो एंगल ए प्लस ए डैश, बी प्लस बी डैश, सी प्लस सी डैश और 360 360 360 1080। त्रिकोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों का जोड़, कोण ए, कोण बी और कोण सी का जोड़ 180 है, तो इनकी जगह 180 लिख दीजिए। किसकी जगह? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, और 180 को इधर ले जाइए तो आपका बच गया इधर कोण ए डैश प्लस कोण बी डैश प्लस कोण सी डैश, और ये इधर आके 180 जब माइनस हो जाएगा 1080 में से, 1080 माइनस 180, ये सब कुछ डिग्री में ही है, घटाया तो ये आ गया 900 डिग्री। तो इसका मतलब है त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 900 डिग्री होता है। अंदर का योग 180 और बाहर का योग 900 डिग्री होता है। काफी अच्छा खासा है बाहर का योग, तो अंदर का योग तो बहुत कम है। लगभग कितना गुना है? ये 5 गुना है। आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात निकाला जाए तो अनुपात जो है वो 1/5 या 5/1 आएगा। किसको ऊपर रखते हैं उसके हिसाब से, या 5 गुना है, यूँ समझिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी त्रिभुज की किसी भुजा को आप आगे बढ़ाते हैं, त्रिभुज की किसी भुजा को जब आप आगे बढ़ाते हैं, कोई भी एक भुजा जो है जो आपने आगे बढ़ाई, मान लीजिए आपने इसका नाम ए बी सी, सी को आगे बढ़ाया आपने, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा दिया डी तक, तो इस तरीके से आपको एक बाह्य कोण प्राप्त होगा। ये बाह्य कोण, याद रखिए, ये त्रिभुज के बाहर बन रहा है, इसको मैं बाह्य कोण बोल रहा हूँ। बाह्य कोण भी अलग अलग होते हैं, इन दो रेखाओं का बाह्य कोण है ये, किसका? सी ए का और सी डी का बाह्य कोण है। अब इस बाह्य कोण का जो मान होगा वो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण ए और कोण बी, इन दोनों का जब आप जोड़ करेंगे तो ये बराबर होगा। यानी ये जो बाह्य कोण है ए सी डी, ये बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर है, कोण ए प्लस कोण बी। तो जब भी आप त्रिभुज की किसी भुजा को बाहर निकालते हैं और ये जो बाह्य कोण बनता है, ये बचे हुए अंदर के जो दो कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर आप प्रूफ करना चाहें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? आप जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों अगर हम मिला दें, कोण सी प्लस ए सी डी मिला दें, तो दोनों मिलाकर हमारे पास 180 डिग्री होता है, क्योंकि पूरी रेखा का कोण हो गया, एक रेखा का कोण हो गया। एक रेखा का कोण जो होता है वो 180 का होता है, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 की जगह, और हमें ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 होता है, तो 180 की जगह हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, जरूर थोड़ी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की जगह 180 लिखें, कभी तो 180 की जगह भी लिख के देखो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अधिकतर क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब भी आता है 1 लिखते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग वो होते हैं जब कभी 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये आपको एक बार दूसरी दिशा में चलना भी सिखाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक सही है, लेकिन ये भी तो सही है कि 1 बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तो सही है। ये जब आप सोचते हैं तो दिमाग बढ़ता है, एक अलग समझ पैदा होती है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। हटा दें, कुछ काट दें, यहाँ पे कोण सी कट गया, कोण ए सी डी बराबर आ गया कोण ए प्लस कोण बी। ये है आपका बाह्य कोण जो होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, ये रूल अच्छा है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा का कोण छोटा होता है। भुजा बड़ी कोण बड़ा। अगर भुजाओं को आप घटते हुए क्रम में लिखें तो कोण भी उसी तरीके से घटते हुए क्रम में आ जाएंगे। ए, अब हमने कहा था ए के सामने की भुजा का नाम ए, सी के सामने की भुजा का नाम सी और बी के सामने की भुजा का नाम, लंबाइयां जो है वो ए बी सी से व्यक्त करें। और मान लीजिए अगर सी बड़ा है, सी भुजा बड़ी है ए भुजा से, बी भुजा से, और बी भुजा बड़ी है ए भुजा से, अगर इस क्रम में है तो इनके कोणों के भी यही क्रम होंगे। कोण सी सबसे बड़ा होगा,
कोण बी उससे बड़ा होगा, कोण ए जो है उससे छोटा होगा। सबसे बड़ा कोण सी होगा, फिर कोण बी होगा, फिर कोण ए होगा। जिस क्रम में भुजा होगी उसी क्रम में कोण होंगे। कोण एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। अब कितने होंगे वो तो आपको फॉर्मूले बताएंगे, लेकिन बड़ा भुजा बड़ा कोण, छोटी भुजा छोटा कोण। इसके सामने कौन सा है? ये वाला कोण। तो ये इस कोण का प्रतिनिधित्व करेगा। भुजा बड़ी, ऑब्वियस बात है, सोचो भुजा बड़ी हो जाएगी। अगर भुजा आपकी बड़ी होती जाती है तो कोण को भी फैलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? भुजा बड़ी होगी तो बड़ी भुजा को कवर करने के लिए कोण को भी तो, अब आप सामने किसी चीज को देखते हैं तो बड़ी चीज होगी तो देखने के लिए आंखों को ज्यादा खोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही कि सामने अगर भुजा बड़ी है तो उसे देखने के लिए मुंह भी ज्यादा खोलना पड़ेगा, मतलब बड़ी कोण आएगा। तो सीधी है, बड़ा भुजा बड़ा कोण, बराबर भुजा बराबर कोण। तो ऑब्वियसली बात है, साफ दिख रहा है, जब भुजाएं बड़ी है तो कोण बड़े आ रहे हैं, तो भुजा बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे। बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है। तो जैसे मान लीजिए ये सी हो गया, तो सी के सामने वाली भुजा सी, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी। तो भुजा अगर बड़ी है तो कोण बड़ा है, सॉरी भुजा बराबर, जैसे भुजा बड़ी है तो कोण बड़ा है ही, भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर है। मान लीजिए आपने कहा कि बी भुजा सी भुजा बराबर है, बी भुजा बराबर है सी भुजा, तो फिर ये फॉलो करता है कि कोण भी बराबर है, कोण बी बराबर है कोण सी, बराबर भुजा बराबर कोण। अच्छा, अगर कोण बराबर हो तो, कोण बराबर हो तो भुजाएं बराबर, ये दोनों पे लागू होता है। अगर आपके कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर कोण बराबर है आपस में तो फिर भुजाएं भी बराबर है। तो कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर। यहाँ तक एक जो बेसिक कहानियां थी त्रिभुज के बारे में वो हो गई। अब त्रिभुज के प्रकार पे आते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार को, त्रिभुज जो है, त्रिभुज तो वही है, उसे दो प्रकार के भागों में बांटा जाता है। एक तो कोणों के आधार पे और एक भुजाओं के आधार पे। वर्गीकरण, दो आधार बनाए गए हैं, भुजाओं का आधार, कोणों का आधार। कि ऐसी भुजाएं हुई तो ऐसा त्रिभुज बोलेंगे, ऐसी भुजाएं हुई तो ऐसा त्रिभुज बोलेंगे। एक तो त्रिभुज के आधार, एक तो भुजाओं के आधार पर, उसकी जो लेंथ है साइड से उसके आधार पर, एक कोणों के आधार पर। ठीक है, तो त्रिभुज का वर्गीकरण हमें दो आधार पे करेंगे, भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे। पहले भुजाओं के आधार की बात कर लेते हैं। देखिए, भुजाओं के आधार पे ऐसा हो सकता है कि तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज की कोई भुजा बराबर ना हो, ये तो हो सकता है। तो भुजाओं के आधार पे तीन संभावनाएं बनती है। भुजाओं के आधार पर नंबर एक, तीनों भुजाएं समान हो, लंबाइयां समान हो, तीनों भुजाओं, दो भुजाओं की लंबाई समान हो, तीसरी भुजा अलग हो, या कोई समान ना हो, तीनों अलग अलग हो, ये तो हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी तो है, बता दीजिए। ये क्या हो सकता था? तीनों बराबर हो, दो बराबर हो, कोई भी दो बराबर हो, या फिर अब तीन तो भुजाएं हैं टोटल, तीनों बराबर हो सकती है, दो बराबर हो, अब एक बराबर हो, एक किसके बराबर हो, एक किसके बराबर हो। कोई चीज बराबर होने के लिए एक चीज और चाहिए ना, तो दो भुजाएं तो होगी, फिर दो भुजाएं तो हम कवर कर चुके, तो इसके लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। तो तीन भुजाएं बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी, बराबर करने के लिए तो दो चाहिए ना, तो आप नहीं कह सकते एक भुजा बराबर हो। अब एक भुजा किसके बराबर होगी? जिसके बराबर होगी तो फिर दो होगी वो, तो इसलिए दो भुजाएं बराबर हो, फिर कोई भुजा बराबर ना हो। तो इनके आधार पर जिनके नाम रखे गए हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु, समबाहु, इक्विलेटरल। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे हम इसका विभाजन कर रहे हैं। तो पहला समबाहु हो गया इक्विलेटरल, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो, दो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, समद्वि बाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल। तीसरा, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, विषम बाहु, विषम मतलब असमान, असमान, विषम बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, विषम मतलब असमान, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, कोई बराबर ना हो, एक और लंबाई की है, दूसरी कुछ और लंबाई की है, तीसरी कुछ और ही लंबाई की है, इसके लेंथ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्गीकरण भुजाओं के आधार पे पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इक्विलेटर में तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बराबर बी बराबर सी, तीनों की लेंथ इक्वल होगी। यहाँ पे आपको कोई दो लेंथ, या तो ए बराबर बी हो सकती है, या बी बराबर सी हो सकती है, या सी बराबर ए हो सकती है। कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है। यहाँ पे कुछ बराबर नहीं है, ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, सी, ये विषम बाहु में होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आते हैं कोणों के आधार पर।
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप एंगल के बेसिस पे आते हैं तो अब आप भुजाओं से कोई लेना देना नहीं है आपका, आप कोणों के आधार पे बात करेंगे। तो कोणों के आधार पे पहला हो सकता है जिसके तीनों ही कोण न्यून कोण हो, क्योंकि कोणों में क्या होता है, न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण होते हैं, समकोण होते हैं। तो इस आधार पे आप 3 क्लासेस बना सकते हैं। पहली क्लास आपकी हो सकती है न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों ही कोण 90 से छोटे हो, न्यून कोण त्रिभुज, तीनों ही कोण 90 से छोटे हो, ठीक है। तो ये हो गया, 90 से छोटे 3 कोण ले लिए। अब एक और ये हो सकता है कि 2 कोण 90 से छोटे रहें और एक कोण 90 के बराबर हो जाए, एक कोण 90 के बराबर हो जाए, जिसे कहेंगे समकोण, जिसमें से 3 में से, क्योंकि अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज तो नहीं रहा ना, एक कोण 90 का होते, न्यून कोण नहीं रहा, क्योंकि न्यून कोण में 90 नहीं आता, तो एक कोण जो है वो 90 रख लेंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर एक 90 का हो गया तो बचे हुए 2 का भी जोड़ 90 होगा, तो बचे हुए 2 का जोड़ 90 होगा, तो बचे हुए 2 जो है वो 90 से छोटे होंगे, क्योंकि 90 के टुकड़े कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है 90 से छोटे आएंगे, तो वो 2 न्यून कोण हो जाएंगे, एक समकोण हो गया। तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज कब कहेंगे, जब तीनों ही कोण न्यून कोण होंगे, तीनों ही न्यून कोण होंगे। एक 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज। अगर एक कोण अधिक कोण हो गया, अधिक कोण, तो सोचिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और अगर एक कोण 90 से ऊपर चला गया तो फिर बाकी बचे हुए कोण कोई में से कोई भी 90 का नहीं हो सकता, बचे हुए में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर एक कोण 90 प्लस है, एक कोण 90 प्लस है, तो 180 में से एक 90, 91 ही मान लीजिए। अगर 91 भी गया तो बचे हुए कोणों का जोड़ 89 होगा। तो अगर दूसरे कोण को पूरा का पूरा 89 भी दे दिया तो 90 नहीं हो सकता कोई भी। तो अधिक कोण में अगर एक अधिक कोण हो गया तो बचे हुए कोण कभी भी 90 के हो ही नहीं सकते, वो न्यून कोण ही होंगे। तो यूं समझिए, इसके अंदर 3 कोण न्यून कोण है, इसके अंदर 2 न्यून कोण है, एक समकोण है, इसके अंदर एक अधिक कोण है, 2 न्यून कोण है, एक अधिक कोण 2 न्यून कोण, यहाँ एक समकोण और 2 न्यून कोण, यहाँ 3 के 3 न्यून कोण, तीनों न्यून कोण, कोण ए, कोण बी एंड कोण सी, तीनों के तीनों लेस देन 90। यहाँ पे ए कोण कोई भी, सपोज कीजिए बी है जो कि 90 है, उसके अलावा बचे हुए 2 कोण ए और सी लेस देन 90 है। यहाँ पे एक एंगल चाहे कोई भी हो, नाम दे देते हैं बी, वो अबव 90 है, बाकी 2 ए एंड सी लेस देन 90। तो ये हो गया आपके कोणों के आधार पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि इन 3 में से कोई एक प्रकार होगा, और इन 3 में से कोई भी त्रिभुज जब आप लेंगे, कोई भी त्रिभुज जब आप लेंगे तो वो इन 3 में से एक प्रकार का होगा, चाहे वो समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो। भुजाओं के आधार पर उसका 3 में से एक नाम होगा, प्लस कोणों के आधार में यहाँ से एक नाम होगा, तो 2 नाम उसके साथ ऐड होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, हर व्यक्ति किसी न किसी देश से संबंध रखता है, तो देश के आधार पर अगर उसका विभाजन किया जाए तो कोई ना कोई देश का नाम उसके साथ ऐड होगा, ठीक है। फिर अगर समझ रहे बात हो, किसी न किसी देश के आधार पर होगा। फिर उसके बाद में धर्म, किसी न किसी धर्म से, अगर कोई धर्म से बाहर है तो उसको एक अलग नाम दे सकते हैं अपन, तो कोई ना कोई धर्म ऐड होगा। तो जब उसका वर्गीकरण आप देश के आधार पर करेंगे तो एक देश का नाम उसके साथ अटैच होगा। जब आप धर्म के आधार पर करेंगे तो कोई ना कोई एक धर्म उसके साथ, चाहे वो धर्म को ना ही मानता हो, आप उसको अलग रख सकते हैं, नास्तिक में रख सकते हैं, या फिर जो धर्म को नहीं मानते उनका एक अलग अदर्स कैटेगरी बना के रख सकते हैं। तो इस तरीके से देश के आधार पर एक नाम उसके साथ अटैच हो गया, धर्म के आधार पे एक उसका नाम अटैच हो गया। तो सेम ऐसे जब भी कोई त्रिभुज आप उठाएंगे तो इन 3 में से एक नाम अटैच हो जाएगा, जैसे देश का नाम अटैच हो जाता है, तो इन 3 में से एक अटैच हो जाएगा। और फिर कोण की बात, कोण के आधार पे देखेंगे तो एक नाम यहाँ से अटैच हो जाएगा। जैसे कोई त्रिभुज हो सकता है कि समबाहु हो, अब समबाहु हुआ तो समकोण तो नहीं हो सकता, क्योंकि समबाहु की तीनों भुजाएं बराबर होती है, और हमने पढ़ा है कि जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर है, तो कोण तीनों बराबर है तो 60-60-60 के हो गए, है ना। तो इस वजह से जब समबाहु त्रिभुज होगा तो वो एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। आपसे पूछे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो हम कहना पड़ेगा न्यून कोण त्रिभुज होता है, क्योंकि तीनों कोण 90 से छोटे होते हैं। तो एक नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड यूज करते हैं माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। माध्यिका वो होती है बेटा जो एकदम बीचों बीच आती है। माध्यिका वो होती है जिस शीर्ष से खींची जाए वो दूसरे शीर्ष के ऊपर एकदम बीचों बीच आएगी। अब आप ए से यहाँ से डालेंगे तो वो एकदम जो सामने वाली भुजा है उसको एकदम बीच में से कट करेगी, बीच में काटेगी, एकदम बीच में आके टुकड़ा करेगी। यानी आपकी BD बराबर होगी CD, BD बराबर होगी
एकदम वो क्या आएगी, बीच में आके कट करेगी, तो दोनों टुकड़े जो होंगे वो एकदम बराबर होंगे। BD बराबर होगा CD, BD और CD बराबर होंगे। रिपीट कर रहा हूँ, A से एकदम आके सामने वाली भुजा के ऊपर आके गिरेगी और उसको दो टुकड़ों में बांट देगी, BD बराबर। तो ऐसे ही माध्यिका ये A शीर्ष से आई है, ऐसे ही आप एक माध्यिका B शीर्ष से खींच सकते हैं जो B से निकलेगी और सामने वाली भुजा पे जाके एकदम स्ट्राइक करेगी। BE भी ऐसे ही करेगी, दो भागों में इसको बांट देगी, AE बराबर CE। ऐसे जब आप तीसरी माध्यिका खींचेंगे C से, वो भी जाके सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देगी, यानी आपका AF बराबर होगा BF। AF बराबर, तो ये भी सामने वाली भुजा को दो टुकड़ों में बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देगी। तो इस तरीके से ये माध्यिकाएं होती है। त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती है, हर शीर्ष की अपनी एक माध्यिका है। हर शीर्ष से खींची गई माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में, दो टुकड़ों में बांटती है। इनकी सबसे खास बात जो बनाती है इनको, वो है कि जब ये गुजरती है तो संगामी होती है। संगामी होती है, एक ही बिंदु से गमन करती है, एक ही पॉइंट से होते हुए जाती है, जिसको G द्वारा डिनोट किया जाता है और केंद्रक कहा जाता है। इस पॉइंट का नाम है केंद्रक, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड रिपीट कर देता हूँ, माध्यिकाएं जो होती है वो माध्यिकाएं किसी शीर्ष से खींची गई, त्रिभुज के अंदर किसी शीर्ष से खींची गई वह रेखा है जो सामने वाली रेखा को समद्विभाजित करती है। सभी माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, इसलिए संगामी होती है। ठीक है। दूसरा, इसकी एक खासियत और होती है, ये जो G होता है, केंद्रक होता है, वो आपकी खुद की माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। माध्यिका का देखिए दो टुकड़े कर दिए इसने, कहाँ से कहाँ तक आप देखें तो A से लेकर G तक और G से लेकर D तक, तो इनका अनुपात 1:2 होता है, AG बटा GT। इनका रेशियो है 2:1। AG और GB का रेशियो 2:1 है। ऐसे ही BG और GE का अनुपात भी वही होगा। इसी प्रकार CG और GF का 2:1 होगा। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें कि माध्यिकाएं किस तरीके से होती है। अब त्रिभुज की माध्यिकाओं के अलावा एक और होता है जिसे कहते हैं त्रिभुज का लंब, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ये आपका ट्रायंगल है ABC। आप इस बार A से माध्यिका नहीं खींचेंगे, आपका टारगेट होगा A से जो भी लाइन आप खींचे वो जाके B पे लंब रूप में खड़ी हो, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाकर खड़ी हो। तो इस बार कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भुजा बराबर ये भुजा, क्योंकि वो एकदम बीचों बीच खड़ा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो 90 डिग्री पे खड़ा है इतना गारंटी है। इसे कहते हैं लंब, A से खींचा गया लंब। AD लंब है BC पे। ऐसे ही BE जो है वो लंब है आपका AC पे, ये लंब है 90 डिग्री पे। ऐसे ही आप CF लंब है और जिस बिंदु से गुजरते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। ये भी संगामी होते हैं। लंब की भी खासियत ये होती है कि लंब भी संगामी होते हैं। एक ही बिंदु से तीनों शीर्षों से तीनों भुजाओं पर जो सामने संगत भुजा है, सामने वाली भुजा, उस पर लंब खींचते हैं आप, सम्मुख भुजा पे लंब खींचते हैं, तो वो जो लंब होते हैं वो संगामी होते हैं, एक बिंदु से जाते हैं। इसको लंब केंद्र कहते हैं, इसको लंब केंद्र कहते हैं। याद रखिए ये दोनों अलग अलग होते हैं, माध्यिका का केंद्र अलग है, लंब का केंद्र अलग है। ऐसा नहीं कि एक चित्र में आप बनाएंगे तो उनके बीच में गैप नजर आएगा, एक चित्र में आप बनाएंगे तो आपको दोनों चीजें अलग अलग नजर आएगी कि एक कहीं और बन रहा है, दूसरा कहीं और बन रहा है, क्योंकि हमने दो अलग अलग चित्र में बनाया। तो ये आपको दिख रहा होगा कि अच्छा ये भी तो बीच में ही था। ऐसे त्रिभुज के अंदर बहुत सारे केंद्र होते हैं, जैसे माध्यिकाओं का केंद्र होता है, लंब का केंद्र होता है, अगर आप वर्त खींचे तो अंतःवर्त का केंद्र होता है, बाहर से खींचे गए वर्त परिवर्त का केंद्र होता है। तो कई प्रकार के केंद्र त्रिभुज के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे एक जगह पे ही है। ठीक है, खाली एक समबाहु त्रिभुज की परिस्थिति ऐसी होती है जब सारे केंद्र एक जगह होते हैं। समबाहु त्रिभुज की स्थिति में सारे केंद्र एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाते हैं, सारे एक के ऊपर एक आ जाते हैं। उस केस में वही लंब केंद्र होता है, वही माध्यिका का केंद्र होता है, वही अंतःवर्त का केंद्र होता है, वही परिवर्त का केंद्र होता है। बड़ी प्यारी स्थिति हो जाती है, लेकिन वो भी समबाहु त्रिभुज में। बाकी त्रिभुज में ये एक जगह नहीं आते हैं। चलिए एक बार उसको बाद में बात करेंगे, जब त्रिवर्त की बात करेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये स्थिति है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ त्रिभुजों का जो हिसाब है वो आपको समझ में आ गया होगा, त्रिभुज से जुड़ी बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। अब त्रिभुज की समरूपता, दो त्रिभुजों की कंपैरिजन करेंगे, समरूपता की बात करेंगे, सर्वांग समता की बात करेंगे, उससे जुड़े हुए रूल्स की बात करेंगे। ये सब चीज़ें अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इस ब्रेक देते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।